गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे सेकंड टॉपिक में, सेकंड पार्ट में हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन क्लास 10th के अंदर। फर्स्ट लेक्चर आपने जो वाइट बोर्ड से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और नोट्स भी फॉरवर्ड किए थे, ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन के बारे में। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में दोस्तों। ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं, इनका जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। ये एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। मॉन्क से मतलब साधु होता है। ये एक मोनेस्ट्री में रहते थे, जो जहाँ पर साधु संत लोग और पुजारी लोग रहते हैं। ये एक चर्च में काम करते थे। इनकी प्राइमरी एजुकेशन भी मोनेस्ट्री में ही हुई थी और उसके बाद में ये हायर एजुकेशन के लिए कैपिटल ऑस्ट्रिया में, जहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ वियना थी, वहाँ चले गए। इन्होंने वहाँ अपनी पढ़ाई कंप्लीट की बायो और मैथ्स में। उसके बाद में इनकी बड़ी इच्छा थी कि वो टीचर बने और इन्होंने टीचिंग एग्ज़ाम दिया, और लेकिन ये टीचिंग सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए और फाइनली इन्हें लौटना पड़ा। लेकिन इनके मन में बड़ी इच्छा थी, ग्रेट जील थी कि वो साइंटिफिक रिसर्च करें, और ये भावना उनके मन में आगे उनके काम आई। 1848 के अंदर वो अपनी मोनेस्ट्री में रिटर्न हो गए दोस्तों, और फाइनली उन्होंने यहाँ एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं सीड्स के ऊपर देख करके कि सीड्स के लिए मैं कोई काम करूँ, इससे कुछ प्रैक्टिकल रिसर्च वर्क करूँ। और फाइनली ही स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी प्लांट। और गार्डन पी प्लांट में इन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए थे, जिसे आप ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट में इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। टॉल वर्सेस ड्वार्फ, राउंड वर्सेस रिंकल्ड, ग्रीन वर्सेस येलो। इसके अलावा 7 ऑन ट्रेड थे, जैसे फ्लावर जो कलर है वॉयलेट वर्सेस वाइट, और जो प्लांट की जो एपिकल डोमिनेंस है उससे रिलेटेड, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने, नेचुरिस्ट थे, जिन्होंने बायो और मैथ को इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया, जिसको इन्होंने पुनेट स्क्वायर मेथड किया। इनके एक्सपेरिमेंट को फर्स्ट उस समय में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अप्रूव नहीं किया था दोस्तों। लेकिन फाइनली जब उनके जाने के 50 साल बाद, जब बाकी रिसर्चर्स ने देखा कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट उस समय किए थे वो 100% सही हैं, तो उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि से नवाजा गया। और सबसे ग्रेट वर्क जो है डॉक्टर ग्रेगर जॉन मेंडल का, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिए, जो आज भी हमारे काम आते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं इवोल्यूशन की। दोस्तों इवोल्यूशन क्या है? स्लो, ग्रेजुअल एंड इनहेरिटेबल चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल विच ब्रिंग्स द ऑर्गेनिज्म and help the organism to survive in the environment and make the organism adaptable to its environment। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन ये स्टार्ट होता है कि अर्थ के ऊपर लाइफ क्रिएट कैसे हुई दोस्तों। रिलीजियस थ्योरी कहती है कि गॉड ने लाइफ क्रिएट की, लेकिन साइंटिस्ट इसे डिसअप्रूव करते हैं। एक थ्योरी और साइंटिस्ट ने थी जिसका नाम था बिग बैंग थ्योरी दोस्तों। बिग बैंग का मतलब है कि गर्म गैसेस थी, वो सारी की सारी कंप्रेस होने लगी और फाइनली वो ब्लास्ट हुआ। फिर धीरे धीरे वो सारे के सारे गैसेस के बादल दूर दूर हटने लगे और उनके वापस कंप्रेस होने से, रिवॉल्व होने से प्लैनेट्स हुए और धीरे धीरे उन पर लाइफ एग्जिस्ट हुई। काफ़ी हद तक ये थ्योरी बिल्कुल सही है, क्योंकि सारे प्लैनेट्स एक दूसरे से अभी दूर चल जा रहे हैं, तो ये थ्योरी भी बिल्कुल सपोर्ट करती है। एक थ्योरी और है जिसे हम कहते हैं पैनस्पर्मिया थ्योरी। इसके अनुसार अर्थ के ऊपर कुछ स्पोर्स हैं जो आए थे दोस्तों। ये स्पोर्स अर्थ के ऊपर किसी मिटियोराइट्स के थ्रू आए और फाइनली इससे कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से कुछ नए यहाँ पर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्रिएट हुए। काफ़ी हद तक ये थ्योरी भी सपोर्ट करती है, ठीक है। लेकिन उसी समय जब अर्थ के ऊपर इवोल्यूशन की थ्योरीज चल रही थी, तो कुछ साइंटिस्ट ने कहा दोस्तों कि अगर मड से फ्रॉग पैदा हो सकते हैं, पेपर कटिंग को आप इकट्ठा रख दो तो उससे रैट पैदा हो सकते हैं। लेकिन इस थ्योरी को लुईस पास्चर ने डिसअप्रूव किया। लुईस पास्चर ने प्रूव किया था कि ए लाइफ एग्जिस्ट फ्रॉम लाइफ ओनली, यानी एक जीवित ऑर्गेनिज्म ही एक ऑर्गेनिज्म को क्रिएट कर सकता है, नॉन लिविंग से लाइफ क्रिएट नहीं होती। लेकिन इन सभी थ्योरीज को डिसअप्रूव करते हुए जो बेस्ट थ्योरी है जो इवोल्यूशन को सपोर्ट करती है दोस्तों, वो है केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन में ये जो वर्क है ये किया था दोस्तों मिलर एंड यूरे साइंटिस्ट ने। इन्होंने हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस, अमोनिया गैस और वाटर वेपर्स को लेकर के एक अरेंजमेंट में यूज़ किया था,
और इस अरेंजमेंट के दौरान उन्होंने 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्रिएट किया और इलेक्ट्रिक चार्ज किया, और फाइनली जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन बेसिस, अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स और फैट मॉलिक्यूल्स क्रिएट हुए। और धीरे धीरे दोस्तों इन्हीं मॉलिक्यूल्स में ये बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ये माना जाता है कि कुछ अमाइनो एसिड और नाइट्रोजन बेसिस मॉलिक्यूल्स अगर वो फैट मॉलिक्यूल से कवर हो जाएं तो इससे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है जिसे हम कॉन्सर्वेट्स कहते हैं। और ये कॉन्सर्वेट्स इवोल्यूशन थ्योरी में ऑलरेडी हायर क्लासेस में प्रूव हो चुका है दोस्तों। चलो हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर दोस्तों। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इन बीटल्स, जो कि हमारी बुक में है। आपने बुक में डायग्राम देखा ही होगा कि ग्रीन बीटल्स हैं फर्स्ट केस में, रेड बीटल्स हैं और क्रो हैं। दोस्तों इसमें होता क्या है कि ग्रीन बीटल्स हैं वो ग्रीन लीव्स पर रहते हैं, क्रो उन्हें देख नहीं सकता क्योंकि कैमोफ्लैग में वो अपने इन्वायरमेंट में छुप जाते हैं, जबकि रेड बीटल्स को क्रो इजीली स्पॉट कर सकते हैं और इजीली उनको ईट कर लेंगे। और फाइनली क्या होगा, रेड बीटल्स की पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी और ग्रीन बीटल्स की पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगेगी। इस तरीके का जो ये इवोल्यूशन है इसको हम दोस्तों नाम देंगे नेचुरल सिलेक्शन का। सेकंड केस भी है दोस्तों। सेकंड केस क्या है कि ग्रीन बीटल्स उसी इन्वायरमेंट में थे, उसी क्लाइमेट, उस एरिया में थे, हैबिटेट में थे। फाइनली वहाँ से एक एलिफेंट गुजरा और उनके पैरों के नीचे आने से रेड बीटल्स, ग्रीन बीटल्स की पूरी कॉलोनी की डेथ हो गई। जबकि रेड बीटल्स है उन्होंने ब्लू बीटल प्रोड्यूस किए। अब ये जो इवोल्यूशन था ये किस तरीके का इवोल्यूशन था, रेड और ग्रीन बीटल्स से फाइनली जो ब्लू बीटल्स क्रिएट हुए थे, ये दोनों के लिए जो इवोल्यूशन था ये हार्मफुल था क्योंकि दोनों को ही अब क्रो इजीली स्पॉट कर सकते थे, देख सकते थे, और फाइनली रेड और ब्लू बीटल्स को ही क्रो खाने लगे। तो इनके कलर में चेंज हुआ है दोस्तों, पॉपुलेशन की स्पीशीज़ के कलर में चेंज हुआ है। इस तरीके का जो एग्जाम्पल होता है ये है जीन फ्लो का, और इसकी वजह से जो हम क्रिएट करेंगे वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट मीन्स द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सम जीन्स ऑफ ए जीन्स इन ए पॉपुलेशन बाय ए चांस। ओके, अब थर्ड केस डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि रेड बीटल्स थे और कॉलोनी में थे और उस साल रेन कम हुई। रेन कम होने से जो फूड था उसकी ग्रोथ कम हुई, अवेलेबिलिटी कम थी फूड की, और फाइनली उनको फूड कम मिला, और जिस स्टारवेशन की वजह से उनका बॉडी साइज है जिसे हम कहेंगे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहेंगे हम इसको, ये सारे के सारे बॉडी साइज छोटा हो गया। और फाइनली जब वापस रेन अच्छी हुई, फूडर अच्छा हुआ और इनको अच्छा फूड मिला तो इनका बॉडी साइज बढ़ गया। तो इस तरीके के जो चेंजेस जो इन्वायरमेंट की वजह से आते हैं और टेम्पररी होते हैं, इन सभी को हम एक्वायर्ड ट्रेड कहते हैं। ये एक्वायर्ड ट्रेड कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होते, लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट से जो क्रिएट होते हैं ये सभी ट्रांसफ़र हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। चलो हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्वायर्ड इनहेरिटेड ट्रेड। अच्छा, एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या है दोस्तों, वो ट्रेड्स जो ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करता है। द ट्रेड्स एक्वायर्ड ट्रेड्स आर एक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म इन लाइफ टाइम। मैंने सिंपल लैंग्वेज और सिंपल डेफिनेशन यूज़ की है दोस्तों। एक्वायर्ड ट्रेड कभी भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होती, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र नहीं होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल भी है वेट गेन। अगर कोई फैटी डाइट लेगा तो वेट गेन हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई एक्सरसाइज करेगा तो मसल बिल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई ड्राइविंग सीखता है, कार ड्राइविंग, या कोई लैंग्वेज या लर्निंग सीखता है तो वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होगी। नेक्स्ट जनरेशन को भी वो एक्वायर्ड ट्रेड्स इन्वायरमेंट में आने के बाद अपने हिसाब से हासिल करने होंगे, ठीक है। अच्छा, इनहेरिटेड ट्रेड की बात करते हैं दोस्तों। इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं जो कि जीन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं दोस्तों। मैंने मेंशन किया है जीन्स के द्वारा, और ये जीन्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं। इनहेरिटेड ट्रेड्स जब भी एक ऑस्प्रिंग पेरेंट्स जो हैं ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा तो क्रोमोसोम के थ्रू अब उसके ऑस्प्रिंग के अंदर वो जीन्स और वो क्रोमोसोम और ट्रेड ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस तरीके से हम इनहेरिटेड ट्रेड्स को हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स से ऑस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। ऑस्प्रिंग, किड्स, प्रोजनी, ये सिर्फ कॉमन टर्म है दोस्तों। इनके एग्जाम्पल भी हैं जैसे कलर ऑफ आइज, हेयर, फेस लुक एट्सेट्रा। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेड ट्रेड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों सम एग्जाम्पल ऑन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड। दोस्तों ये एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड के ऊपर सभी साइंटिस्ट अपने अपने मत दे रहे थे, अपनी अपनी थ्योरीज प्रोड्यूस कर रहे थे। उसी समय में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वाइजमैन, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने
एक माइस की टेल को कट किया सेवरल जनरेशन तक, कहा जाता है उन्होंने 5 to 7 जनरेशन तक ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और इसके लिए उन्होंने 68 माइस लिए थे। माइस हम कहते हैं फीमेल रैट को, ओके। और फाइनली इन्होंने क्या किया, मीटिंग से पहले दोनों रैट की उन्होंने टेल को कट कर दिया कि फाइनली ये कैरेक्टर उनके ऑफस्प्रिंग में प्रोड्यूस होते हैं कि नहीं है। लेकिन कॉन्टीन्यूसली 5 जनरेशन तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें पता चला कि जो न्यू बॉर्न ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके टेल प्रेजेंट है। तो उन्होंने कहा कि ये जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं, ये ट्रांसफ़र नहीं होते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में लेमार्क थ्योरी थी। लेमार्क थ्योरी ने कहा था कि लेमार्क ने इसका एग्जाम्पल में जिराफ को लिया। उन्होंने कहा कि जिराफ जो प्रिमिटिव मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले थे, उनकी गर्दन छोटी थी, बट वो डेजर्ट एरिया में, ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ पर उनको फूड के लिए अपनी गर्दन को लंबा करना पड़ता था, आगे उठना पड़ता था, क्योंकि जो फूड था वो अवेलेबल था, काफ़ी ऊंचाई पे था, प्लांट्स पे था। और फाइनली धीरे धीरे इसकी वजह से उनकी गर्दन है वो लंबी हो गई। ये एक्वायर्ड ट्रेट धीरे धीरे उनके जीन्स में भी आ गया और फाइनली अब जो जिराफ है उनकी गर्दन लंबी है। उन्होंने इस थ्योरी को कहा था यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ठीक है। लेकिन इनका कंक्लूजन क्या था कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड जो है वो जो मिलियंस ऑफ ईयर पहले जो धीरे धीरे डेवलप होने शुरू हुआ था, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होने लगा था। अच्छा, ये तो बात चल ही रही थी, लेकिन ऐसे ही समय में चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809 to 1882 इन्होंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया और इन्होंने जो थ्योरी प्रपोज की थी दोस्तों, उसका नाम था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा, चार्ल्स डार्विन की बात करें तो दोस्तों, इन्होंने एक 5 साल लंबी समुद्री यात्रा की थी साउथ अमेरिका, नियर बाय आइलैंड गैल्सपैगो आइलैंड, और उन्होंने जिस शिप से ये वो सी वॉगेज किया था दोस्तों, उसका नाम था HMS बीगल, ओके। ये जहाँ भी जाते थे वहाँ पर उनका जो शिप है वो 2 से 3 महीने रुक जाता था दोस्तों। और फाइनली ये वहाँ से बर्ड्स और एनिमल्स के सैंपल, स्पेसिमेन, डायग्राम बनाते थे, कलेक्ट करते थे और घर आने के बाद उन्होंने सब स्पेसिमेंट्स को एनालाइज किया और अपनी थ्योरी प्रपोज की। डार्विन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस दोस्तों। इन्होंने बर्ड्स को देखा और उनकी बीक्स को देखा और उसके बाद उन्होंने अलग अलग शेप की बीक यानी चोंच को देख करके ये जस्टिफाई किया कि बर्ड्स जिस हैबिटेट में रहता है और उसकी जो ईटिंग हैबिट है, उसका लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से ही उसकी बॉडी में कुछ एक्वायर्ड ट्रेड्स डेवलप होते हैं। उसकी ईटिंग हैबिट के हिसाब से एक्वायर्ड ट्रेड्स हैबिट्स डेवलप हुए और फाइनली वो धीरे धीरे उसके जीन्स में चेंजेस हुए और फाइनली वो इनहेरिटेड हो गए। क्योंकि सभी हम देख सकते हैं कि सभी जितने भी बर्ड्स हैं उसकी ईटिंग हैबिट अलग है। कुछ इंसेक्ट्स को खाता है, कुछ फ्रूट्स खाते हैं, कुछ नट्स खाते हैं, कुछ बेरीज खाते हैं और उनकी शेप्स हैं। इवन हम अगर एक स्पैरो और ईगल की बीक को कंपेयर करें तो दोनों की शेप बिल्कुल डिफरेंट है। उसके अलावा अगर हम इसको कंपेयर करें एक वल्चर के साथ तो उनकी बीक की शेप बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जो इनहेरिटेड ट्रेड है या एक्वायर्ड ट्रेड है, एक्वायर्ड ट्रेड इन्वायरमेंट की वजह से क्रिएट होते हैं। अच्छा, इसके अलावा डार्विन ने अर्थवॉर्म पे भी काम किया था दोस्तों और इसको लिंक किया था कि अर्थवॉर्म बहुत ही हेल्पफुल है और सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती है। लेकिन इन सब थ्योरी के बाद जो सबसे बेस्ट थ्योरी है दोस्तों वो है ह्यूगो डी वरीज की थ्योरी, जिन्होंने कहा था सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इन DNA गिव राइज टू इवोल्यूशन। यानी जितने भी एक्वायर्ड ट्रेड है धीरे धीरे वो इनहेरिटेड हो जाते हैं और फाइनली एक ही स्टेप में ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ चेंजेस आने से उससे एक नई स्पीशीज क्रिएट होती है जो 100% एडेप्टेबल होती है, ठीक है। तो हम अब मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। स्पीशिएशन। स्पीशिएशन क्या है दोस्तों? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन स्पीशीज इनटू ए न्यू स्पीशीज ओवर ए टाइम इज कॉल्ड स्पीशिएशन। इसके लिए मैंने दोस्तों 2 एग्जाम्पल चुने हैं। अगर एक एरिया में एक स्पीशीज़ ए है और वो धीरे धीरे चेंज हो जाती है, डेवलप हो जाती है स्पीशीज़ बी में, तो ये भी एक स्पीशिएशन है। अच्छा, सेकंड एग्जाम्पल है एक स्पीशीज़ ए है वो स्प्लिट हो जाती है किसी भी कारण से 2 स्पीशीज़ में, ए एंड बी, या फिर इसको हम बी एंड सी स्पीशीज़ भी एग्जाम्पल लें तो भी ये बिल्कुल सही होगा। दोनों ही एग्जाम्पल स्पीशिएशन के हैं। अच्छा, स्पीशिएशन से ही नई न्यू स्पीशीज क्रिएट होती है दोस्तों। इवोल्यूशन के अंदर ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलो हम इसको बात कर लेते हैं इवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में, इवोल्यूशन के रिलेशन में।
इवोल्यूशन को हमने जनरली हम पढ़ चुके हैं। क्या है ये इवोल्यूशन? स्लो एंड ग्रेजुअल एंड इनहेरिटेबल चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म विच सपोर्ट्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन द एडवर्स कंडीशन। ओके, तो ये है इवोल्यूशन। लेकिन इवोल्यूशन को भी हमने दोस्तों दो टर्म में फर्दर डिवाइड किया है, माइक्रो इवोल्यूशन एंड मैक्रो इवोल्यूशन। माइक्रो इवोल्यूशन क्या है दोस्तों? जब किसी स्पीशीज की पॉपुलेशन में बहुत ही माइनर चेंजेस होते हैं उनको हम कहेंगे माइक्रो इवोल्यूशन। जिस फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ रेड एंड ब्लू बीटल इन ग्रीन बीटल पॉपुलेशन। ये जो रेड बीटल और ब्लू बीटल डेवलप हो गए थे ग्रीन बीटल में, ये माइक्रो इवोल्यूशन था उनके डीएनए में, ठीक है, यानी बहुत हल्का सा बदलाव आया था। इसके कुछ एग्जाम्पल और हैं। अगर हॉट स्प्रिंग में हम ऑब्जर्व करें दोस्तों, तो वहाँ पर भी कुछ हीट टॉलरेंट बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं। हम जानते हैं कि बैक्टीरिया 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पर टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन हीट टॉलरेंट बैक्टीरिया जो मिलियंस ऑफ ईयर में डेवलप हुए हैं, वो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में भी जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। इन बैक्टीरियाज का नाम है थर्मो एसिडोफिल्स दोस्तों, जिसे आप हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे दोस्तों। थर्मो एसिडोफिल्स, सॉरी यहाँ स्पेलिंग में ओ की जगह पी है तो आप इसे पी मान लीजिएगा। अच्छा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया भी जो डेवलप हो जाते हैं, दैट इज ए एग्जांपल ऑफ माइक्रो इवोल्यूशन। अगर कोई भी पेशेंट एंटीबायोटिक्स का जो कोर्स 5 to 7 डे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है और वो 2 या 3 डेज ला करके छोड़ देता है और वो ठीक हो जाता है, इस दौरान बैक्टीरिया कभी कभार एंटीबायोटिक को कंज्यूम कर लेते हैं और उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं। इस तरीके का जो रेजिस्टेंट होता है, ये माइक्रो इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। चलो अब हम बात करते हैं मैक्रो इवोल्यूशन की। जो मैक्रो इवोल्यूशन है ये बहुत ही स्पेसिफिक है दोस्तों। इवोल्यूशनरी चेंज अबाउट द लेवल ऑफ स्पीशीज, यानी मैक्रो इवोल्यूशन जब भी होगा एक स्पीशीज के अंदर इतना फाइन होगा कि उससे एक नई स्पीशीज डेवलप हो जाएगी, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ हायर कैटेगरी। अच्छा, मैक्रो इवोल्यूशन हुआ तभी नॉन लिविंग से कुछ लिविंग कोसर्वेट्स क्रिएट हुए थे और इन्हीं कोसर्वेट्स से धीरे धीरे सिंपल माइक्रोस्कोपिक मोनेरा ग्रुप ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए थे, जो हम 9th के अंदर क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियर, एनिमेलिया। अगर इनके सेल्स को हम समझे तो प्रोकैरियोट से यूकैरियोट तक सिंपल सेल से हायर डेवलप्ड सेल की तरफ इनका इवोल्यूशन हो रहा है। ये सभी मैक्रो इवोल्यूशन का ही एग्जाम्पल हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम स्लाइड पे मूव करते हैं दोस्तों। मैक्रो इवोल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स भी हैं, मैंने यहाँ मेंशन की हैं, जैसे नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से लिविंग मॉलिक्यूल क्रिएट होना, लिविंग मॉलिक्यूल्स का फिर धीरे धीरे डेवलप होना सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट का डेवलपमेंट होना यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म में, और यूकैरियोट से डेवलपमेंट हुआ मल्टी सेलुलर हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में या प्लांट्स में। ये सभी मैक्रो इवोल्यूशन का एग्जाम्पल हैं दोस्तों। अच्छा, अगर बैक्टीरिया की बात करें तो दोस्तों ये सिंगल अनडेवलप्ड सेल थी। ये बैक्टीरिया मोनेरा में ग्रुप में है हमारी। अच्छा, यूकैरियोट्स की बात करें तो ये डेवलप्ड सेल थी जिसके अंदर सभी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट थे। इसका एग्जांपल प्रोटिस्टा में हम बात कर सकते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी यूकैरियोट्स के एग्जांपल हैं। अच्छा दोस्तों, खास बात करें तो यूग्लिना इज ए कनेक्टेड लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, क्योंकि यूग्लिना ड्यूरिंग डे टाइम कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज इट कंटेन्स क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट लाइक substance, but in the night it like organism it consumes the foreign particle or food particles or heterotropic mode of nutrition। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फंजाई की। यूकैरियोट से ही फाइनली फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए जो सिंगल सेल भी थे, मल्टी सेलुलर थे, और इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन था वो एसेक्सुअल था स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। तो ये इन्हीं से ही डेवलप हुए। इस तरीके से हमारा चलता है कि डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, इवोल्यूशन किस तरीके से हो रहा है। अच्छा, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यूग्लिना में ये कनेक्टेड लिंक है प्लांट और एनिमल के बीच में। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं दोस्तों और हायर प्लांट्स भी हैं, और एनिमेलिया में अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी हैं और हायर ऑर्गेनिजम्स भी हैं। तो ये सभी मैक्रो इवोल्यूशन का ही एग्जाम्पल हैं दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं रोल ऑफ जोग्राफिकल आइसोलेशन। जोग्राफिकल आइसोलेशन क्या है? अगर एक स्पीशीज़ ए एक दूसरी स्पीशीज़ बी से किसी जोग्राफिकल बॉडी के कारण दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, हम इसे जोग्राफिकल आइसोलेशन कहेंगे। सपोज़ कि एक पॉपुलेशन ए है, वो एक एरिया में रहती है, बीच में एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है जिसको क्रॉस करना बहुत डिफ़िकल्ट है, वो बहुत
ऊंची है और वो आइस कवर्ड रहती है, और दूसरी पॉपुलेशन उसके दूसरी तरफ भी रहती है। इस तरीके की जो दोनों पॉपुलेशंस हैं वो दोनों जोग्राफिकल आइसोलेटेड पॉपुलेशन है। अच्छा, अगर एक जोग्राफिकल एरिया दूसरी जोग्राफिकल एरिया से, सी, ओशन से सेपरेट है और दोनों के बीच में जीन का फ्लो नहीं हो रहा, तो इस तरीके से ये जोग्राफिकल आइसोलेशन जीन फ्लो को भी स्टॉप कर देती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन होगा क्या, जो पॉपुलेशन ए है उसके अंदर कॉन्टिन्यूसली इंटरब्रीडिंग से अच्छी जो है सुपीरियर ब्रीड है वो डेवलप होगी दोस्तों। ठीक है, और पॉपुलेशन बी के अंदर उनकी एक सुपीरियर ब्रीड है वो डेवलप होगी, स्पीसीज डेवलप होगी। इसलिए जोग्राफिकल जो आइसोलेशन है इससे एक बेनिफिट तो मिलता है कि पॉपुलेशन की स्पीसीज में डेवलपमेंट होगा, सुपीरियर ब्रीड डेवलप होगी, लेकिन इनके बीच में जो जीन फ्लो है वो 100% रुक जाएगा। ओके, अच्छा, लेकिन जोग्राफिकल आइसोलेशन के अलावा हम अगर बात करें कि ये तो जीन का फ्लो ऑटोमेटिकली जो है रुक गया है, किसकी वजह से रुक गया है, जोग्राफिकल बॉडीज़ की वजह से, माउंटेन की वजह से। लेकिन ह्यूमन भी है, कुछ स्पीशिएशन नेचुरल होते हैं और कुछ स्पीशिएशन ह्यूमन इंड्यूस भी होते हैं। इस तरीके के हम स्पीशिएशन की बात करते हैं। चलो दोस्तों, अच्छा, आर्टिफिशियल स्पीशिएशन होता है, ये ह्यूमन क्रिएट करता है, सबसे ज़्यादा प्लांट्स के अंदर। अच्छा, इसका एक एग्जांपल दें तो हमारे यहाँ जो वीट था वो 6 मंथ में ग्रो होता था और उसकी लेंथ और हाइट थोड़ी टॉल थी। ठीक है, और 1960s में मेक्सिको के अंदर एक साइंटिस्ट थे नॉर्मन ई बॉरलॉग, जिन्होंने मेक्सिको वीट और दूसरी वीट की वैरायटी से सेमी ड्राफ्ट वीट वैरायटी क्रिएट की थी, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गया था और प्लांट की हाइट कम थी, तो ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ डेवलपमेंट था वो शॉर्ट हो गया था, वो 3 महीने में ही जो क्रॉप है वो तैयार हो जाती थी। तो इस तरीके का जो ये हम कहेंगे कि स्पीशिएशन है या आर्टिफिशियल क्रिएटेड है, ये सब ह्यूमन बीइंग के द्वारा है, यानी ह्यूमंस अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्रिएट करता है। ठीक है, अच्छा, न्यू स्पीशीज़ को क्रिएट करने के लिए हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हम क्रॉस पॉलिनेशन टेक्निक यूज़ करते हैं दोस्तों। उसके बाद में बैगिंग और टैगिंग करते हैं, जिससे कि कंटामिनेशन रोका जा सके। अच्छा, अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं, एविडेंस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन। अच्छा, हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात भी करें तो सभी ऑर्गेनिज्म में कुछ स्ट्रक्चर्स कॉमन होते हैं, जिससे ये पता लगता है कि इनके कॉमन एंसेस्टर थे। अच्छा, वो कैसे? अगर हम होमोलोगस ऑर्गन की बात करें दोस्तों, तो ये होमोलोगस ऑर्गन क्या है? सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। अगर आप इन चारों के चारों स्ट्रक्चर्स को देखो, इनमें से एक व्हेल का फ्लिपर है, एक चीता का 4 लिम्ब है, एक ह्यूमन का 4 लिम्ब है, और एक इसमें फ्रॉग का 4 लिम्ब है। अगर इन सब में देखें तो इसमें ह्यूमरस बोन भी प्रेजेंट है, अल्ना रेडियस भी प्रेजेंट है, कार्पल्स भी है, मेटाकार्पल्स भी है और फैलेंजेस भी है। बस थोड़ी सी शेप चेंज है और ये सारे के सारे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर कॉमन है लेकिन फंक्शन अलग अलग हैं। तो इस तरीके का जो इवोल्यूशन है उसे हम कहेंगे, एविडेंस है उसको हम कहेंगे होमोलोगस ऑर्गन, यानी इनके सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर है लेकिन फंक्शंस इनके अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। अच्छा, एनालॉगस ऑर्गन की बात करें दोस्तों, तो इनके अगर स्ट्रक्चर हम बैट के 4 लिम्ब को और बर्ड के 4 लिम्ब को हम कंपेयर करें, तो बैट के अंदर उसकी सिर्फ जो फिंगर्स हैं, फैलेंजेस हैं, उनका साइज चेंज हो गया है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया है और फंक्शन इनके सेम है, दोनों ही फ्लाइंग में यूज़ करते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें, बैट के स्ट्रक्चर्स को, स्केलेटल सिस्टम को, और बर्ड्स के 4 लिम्ब के इस स्केलेटल सिस्टम को, तो इसमें ह्यूमरस अल्ना रेडियस है और इसमें कार्पल्स हैं, फैलेंजेस हैं, लेकिन बर्ड्स का पूरा जो हैंड है, स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, ये उड़ने के लिए हेल्प कर रहा है। जबकि बैट के अंदर स्ट्रक्चर्स के अंदर चेंजेस आ गए हैं, इसके फैलेंजेस वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया है, बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया है लेकिन फंक्शन इनका कॉमन है। इस तरीके के जो हम एविडेंस है इसको हम कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन। ये सारे के सारे सपोर्ट करते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है ऑर्गेनिजम्स में और सभी ऑर्गेनिज्म एक कॉमन एंसेस्टर से ही डेवलप हुए हैं, तभी इनके बेसिक स्ट्रक्चर कहीं पर सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, और कहीं पर बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन कॉमन है। इससे पता चलता है कि इनके एंसेस्टर थे वो कॉमन थे और इनमें इवोल्यूशन क्रिएट हुआ है। अच्छा, हमारी बुक के अनुसार कुछ इसमें एग्जाम्पल्स भी हमारे पास में
एविडेंस फ्रॉम फॉसिल्स, डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ रिमोट पास्ट कॉल्ड फॉसिल्स। अच्छा, जो ऑर्गेनिज्म आज से मिलियंस ऑफ ईयर बैक किसी नेचुरल कैलमिटी के कारण मर गए थे, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो फ्लड हो, और फाइनली वो ब्यूरिड हो गए थे सैंड और सॉइल की लेयर के नीचे, और धीरे धीरे कॉम्प्रेस होने से उनकी बॉडी टिश्यूज तो डिकम्पोज हो गए, बट उनके स्केलेटल सिस्टम है वो प्रिजर्व हो गए। उन सभी हम रिमेनिंग पार्ट्स को हम फॉसिल्स कहते हैं। ये फॉसिल्स हमें इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं जैसे ये ट्री ट्रंक है दोस्तों, इसे हम ऑब्जर्व करके ये पता लगा सकते हैं कि उस समय के ट्रीज़ का साइज़ क्या था और ट्रीज़ कितने डेवलप थे। ये सेकंड जो एग्जांपल है दोस्तों, ये है एमोनाइट का, और ये एक क्या है, इन्वर्टिब्रेट है। स्पाइरल शेप आप इसके आउटर स्केलेटल को देख सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये है ट्राइलोबाइट, ये भी एक इन्वर्टिब्रेट का फॉसिल है। अच्छा, ये एक फिश है जिसका नाम है नाइटिया, ये भी एक हमें फॉसिल इम्प्रिंट मिला था। और जो लास्ट एग्जांपल है ये है डायनासोर का फॉसिल है दोस्तों, उसके ब्रेन का, स्कल का, इसका नाम था रेजोसोरस, और ये इंडिया में नर्मदा वैली की खुदाई में हमें दोस्तों मिला था। तो इस तरीके से हम इन सभी को फॉसिल्स को देख करके इवोल्यूशन के एविडेंस को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इवोल्यूशन एग्जाम्पल्स और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करें तो दोस्तों, अच्छा प्लेनेरिया की बात करें, आपने अगर प्लेनेरिया देखा है दोस्तों, तो प्लेनेरिया के ऊपर आइज प्रेजेंट होती हैं दोस्तों, ठीक है। प्लेनेरिया क्या है, एक फ्लैटवॉर्म है दोस्तों। लेकिन ये आइज जो डेवलप हुई वो कैसे हुई? अच्छा, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म के ऊपर कुछ आई लाइक स्पॉट थे और जिनके पीछे कुछ नर्व्स मौजूद थी दोस्तों, और धीरे धीरे डेवलपमेंट के दौरान ये लाइट सेंसिंग न्यूरॉन्स ही आगे चल करके आइज में डेवलप हो गए। तो डेवलपमेंट और इवोल्यूशन इसी तरीके से होता है। अच्छा, आपके सामने ये एक एग्जांपल है, ये एक डायनासोर जब मौजूद थे उस समय में एक फ्लाइंग बर्ड था, रेप्टाइल था, जिसका नाम था आर्कियोप्टेरिक्स दोस्तों। अच्छा, ये मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ कि ये इसके विंग्स के इम्प्रेशन है और इसके स्केलेटल सिस्टम है, लेकिन ये इसका जो फेस है वो रेप्टाइल जैसा है, ये इसके हिंज लिम्ब और क्लॉज हैं। अच्छा, जो डायनासोर के ये एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरिक्स है, ये कनेक्टेड लिंक है बर्ड एंड रेप्टाइल्स की, क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर फैदर्स प्रेजेंट थे, लेकिन फैदर इसको फ्लाइंग में सपोर्ट नहीं करते थे। बेसिकली फैदर थे, उस समय का जो क्लाइमेट था वो बहुत ज़्यादा कोल्ड था, और ये फैदर इसको इंसुलेशन के लिए थे, इसको कोल्ड इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए थे, ठीक है। और फाइनली बर्ड्स के अंदर क्या होता है, जो फ्लाइंग फोरलिम होती है वो मॉडिफाइड होती है फ्लाइंग के लिए, और उसमें फैदर्स भी कनेक्टेड होते हैं। तो फैदर का दोनों का रोल यहाँ पर हेल्प करता है, फ्लाइंग में भी हेल्प कर देते हैं और उसकी बॉडी को इंसुलेट भी करते हैं, उसको गर्म भी रखते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो ये आर्कियोप्टेरिक्स है ये एक कनेक्टेड लिंक है बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में। अगर हम अपने बर्ड्स को देखें तो उनके जो अगर क्लॉ है, हिंज लिम्ब है, उनके ऊपर स्केल्स मौजूद होते हैं। ये स्केल्स ही एग्जाम्पल हैं कि बर्ड्स हैं वो डायनासोर से ही डेवलप हुए हैं, ठीक है, और इनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स रेप्टाइल्स में भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल हमारा बुक से लास्ट लेते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑफ ट्रेट बाय ह्यूमंस। अच्छा, नेचर जो सेलेक्ट करता है ट्रेट्स जो सुटेबल होते हैं और फाइनली वो सपोर्ट करते हैं उस स्पीशीज़ को सर्वाइव करने के लिए, तो वो नेचुरल सिलेक्शन है। लेकिन ह्यूमन अपनी ज़रूरत के अनुसार इन ट्रेट्स में कुछ चेंजेस करता रहता है दोस्तों। जैसे हम बात करें कि हमारी वाइल्ड कैबेज या वाइल्ड मस्ट है, इसी से ही हमारी बाकी जो टाइप की कैबेज है वो डेवलप हुई है। अगर फ्लावर पार्ट डेवलप होता है तो इससे हम कॉलीफ्लावर कहते हैं। अगर इसके फ्लावर पार्ट का सप्रेशन हो जाए तो इससे ब्रोकली डेवलप होती है। अगर इंटरनोड का सप्रेशन, इंटरनोड की लेंथ इंक्रीज और सप्रेस हो जाए तो ये कैबेज में डेवलप हो जाता है दोस्तों। और अगर इसके अंदर लीफी पार्ट ग्रो कर जाएं तो इसको हम काले कहेंगे, और अगर इसके अंदर लेटरल मेरिस्टेम ग्रो कर जाए दोस्तों तो इसको कोलरबी कहेंगे। ये सारे के सारे जो डेवलपमेंट है एक सिंगल प्लांट से हमें कॉलीफ्लावर भी मिल रही है, ब्रोकली भी मिल रही है, कैबेज भी मिल रही है, काले लीफी पार्ट काले भी मिल रही है और कोलर भी मिल रही है। ये सिर्फ एक ही स्पीसीज से डेवलप हुई हैं और ये सारा का सारा आर्टिफिशियल डेवलपमेंट है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑफ ट्रेट बाय ह्यूमंस है दोस्तों।
ह्यूमंस अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस करता रहता है। अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद द प्रोग्रेस। कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि सर क्या चिंपैंजी अब आने वाले समय में ह्यूमन में डेवलपमेंट हो जाएगा? भाई अगर सही बात बताऊं मैं आपको दोस्तों, तो चिंपैंजी और ह्यूमन एक कॉमन एंसेस्टर से डेवलप हुए हैं और दोनों के डीएनए के अंदर जो डिफरेंस है वो सिर्फ ओनली 1.2% का है। यानी जो चिंपैंजी था वो करीबन 10 लाख साल पहले ही ह्यूमन एक कॉमन एंसेस्टर से डेवलप हुआ और ह्यूमन के डेवलपमेंट में करीबन 10 से 15 लाख साल लग गए दोस्तों। आज जो होमो सैपियंस की हम बात करते हैं, ये होमो सैपियंस करीबन 1,10,000 साल पहले एग्जिस्टेंस में आया और फाइनली उससे मॉडर्न मैन क्रिएट होने में करीबन 1 लाख साल लग गए दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम बात करें डीएनए की तो इन दोनों के अंदर 1.2% का डीएनए डिफरेंस है, लेकिन दोनों के अंदर बॉडी चेंजेस और ब्रेन डेवलपमेंट हम दोनों को प्रोग्रेस को और उसके डेवलपमेंट को इक्वेट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, बिकॉज नेचर खुद सपोर्ट करता है और ऑर्गेनिज्म खुद सरवाइव करने की हेल्प करता है। एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड दोनों के दोनों ही हेल्प करते हैं प्रोग्रेस में और डेवलपमेंट में। तो इसी के साथ में ये अपना चैप्टर में कंप्लीट करता हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे और ये नोट्स आपको यूज़फुल फील हो तो प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड प्रेस दी लाइक बटन। द इजी वे बाय डी भवानी सिंह। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर में।